हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक प्रेप। माय नेम इज शाहरुख सैफी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये सीरीज सोशियोलॉजी की क्लास 12 की चल रही है, जिसमें मैं आपको कवर करा रहा हूँ फर्स्ट बुक से रिलेटेड आपके ओल्ड लेसन। तो आज जो हमारा लेसन है वो चैप्टर नंबर 5 का पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप अपनी स्क्रीन पर दिख रहे हैं आई बटन पे क्लिक करके भी देख सकते हैं। तो आइए फिर शुरू करते हैं आज के इस लेसन के पार्ट 2 को, जिसका नाम है सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार के स्वरूप। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं चैप्टर कंटेंट लिस्ट के बारे में। तो देखिए, पार्ट 1 से रिलेटेड जो टॉपिक्स थे वो मैंने लास्ट वीडियो में कवर कराए थे। आज की इस वीडियो में पार्ट 2 से रिलेटेड मैं टॉपिक कवर कराऊंगा। तो आइए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले अपना जो पहला टॉपिक है उसका नाम है ओबीसी यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग। अगर हम बात करते हैं भारतीय समाज के इतिहास के बारे में, तो जो अस्पृश्यता थी यानी कि अनटचेबिलिटी थी, उसे सामाजिक स्तर पे एक बहुत बड़ा भेदभाव का उदाहरण माना जाता था। लेकिन जातियों का एक बड़ा समूह ऐसा भी था जिन्हें नीचा समझा जाता था और उनके साथ तरह तरह के भेदभाव भी किए जाते थे, पर उन्हें अछूत नहीं माना जाता था, जिस तरीके से दलितों को अछूत समझा जाता था। ये जो वर्ग था वह सेवा करने वाले या यूं कहा जाए कारीगर जातियों के लोग थे, जिन्हें जाति सोपान में निचला स्थान प्राप्त था। भारत के संविधान में भी इस संभावना को स्वीकार किया गया था कि अनुसूचित जनजातियों यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स और अनुसूचित जातियों यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट के अलावा और भी कई ऐसे समूह हो सकते हैं जो सामाजिक असुविधाओं से पीड़ित हैं, और ऐसे समूहों का जाति पर आधारित होना जरूरी नहीं है, लेकिन वे आमतौर पर किसी जाति के नाम से ही पहचाने जाते हैं, और इन समूहों को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग कहा गया है, या यूं कहा जाए आम बोलचाल में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास। तो आप समझ सकते हैं कि जो ओबीसी है उसका भी जो थोड़ा बहुत इतिहास है वो किस कदर समाज के अंदर देखने को मिला है। तो आइए फिर जानते हैं इसी के बारे में कि ऐसी क्या क्या बातें ओबीसी वर्ग में रखी गई है। तो सबसे पहले हम यही जानते हैं कि ओबीसी की जो डेफिनेशन है वो किस प्रकार से दी गई है। तो देखिए, सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़ी जातियों के वर्गों को अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी कहा जाता है। इसमें सेवा करने वाले शिल्पी यानी कि जो क्राफ्ट होते हैं यानी कि कारीगर जातियों के लोग शामिल होते हैं, और इन वर्गों की प्रमुख जो विशेषता हैं वो संस्कृति, शिक्षा और सामाजिक दृष्टि से इनके पिछड़ापन है। और यह वर्ग ना तो अगड़ी जाति में आते ना ही पिछड़ी जाति में आते। तो जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया था। तो देखिए, इस ओबीसी के बारे में क्या बात कही गई थी। तो काका साहेब कालेकर की अध्यक्षता में सबसे पहले पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था, और आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1953 में सरकार को सौंप दी गई थी। यानी जब भारत आजाद हुआ था तो भारत के सामने कुछ ऐसी स्थिति थी कि उसके अंदर कुछ ऐसे लोग आते थे जो कि आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं। हालांकि वो दलितों से संबंधित नहीं थे, लेकिन उनकी फिर भी कोई जाति से संबंधित पहचान हुआ करती थी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए काका साहेब कालेकर की अध्यक्षता में एक रिपोर्ट जारी की गई थी, जो कि 1953 में सरकार को सौंप दी गई थी। हालांकि ये जो रिपोर्ट थी वह उस समय के वातावरण के हिसाब से, यानी जो उस समय जो सिचुएशन चल रही थी भारत की, ये जो रिपोर्ट थी वो पूरी तरीके से ठंडी साबित कर दी गई, यानी इतनी काम नहीं है। अन्य पिछड़ा वर्ग का जो मुद्दा था वो केंद्र स्तर पर 1970 के दशक में आखिरी वर्षों में तब फिर से उठ खड़ा हुआ, जब आपातकाल यानी इमरजेंसी जो 1975 में लगी थी। आपातकाल के बाद जनता पार्टी ने शासन की भागदौड़ संभाली, और उस समय बीपी मंडल की अध्यक्षता में दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग नियुक्त किया गया। और ये जो बात है 1979 की बात है, जब दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग यानी कि मंडल आयोग का गठन किया गया। अब मंडल आयोग इसका नाम इसलिए रखा गया था, जो कि अब इस मंडल आयोग का नाम इसलिए रखा गया था क्योंकि ये जो इशू था ये बीपी मंडल की अध्यक्षता में जुड़ा हुआ था। यानी बीपी मंडल से संबंधित बिंदेश्वरी प्रसाद, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, तो इन्हीं के कारण ये मुद्दा उठा था। लेकिन फिर भी 1990 में केंद्र सरकार ने मंडल आयोग की 10 साल पुरानी रिपोर्ट, जो कि 1989 में गठित की गई थी, उसे फिर से शुरू करने का निर्णय लिया, और तब जाकर अन्य पिछड़ा वर्ग का जो मुद्दा था वो एक नेशनल पॉलिटिक्स यानी कि राष्ट्रीय राजनीति में एक प्रमुख विषय बन सका। तो इस प्रकार 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग अधिनियम द्वारा स्थायी रूप से गठित किया गया, जिसके अंदर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की गई। तो आप समझ सकते हैं कि जो अन्य पिछड़ा वर्ग का जो इतिहास था वो कुछ इस प्रकार था। तो आई होप आपको ओबीसी से रिलेटेड हर चीज के बारे में अच्छे तरीके से अब पता चल चुका होगा। नेक्स्ट जो हम टॉपिक देखते हैं वो है भारत में जनजातीय जीवन
या यूँ कहा जाए कि जो आदिवासी थे या जिन्हें हम वनवासी के नाम से भी जानते हैं, उनका जो जीवन था वो किस प्रकार कटा। तो देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार निर्धनता, शक्तिहीन और सामाजिक स्तर से काफी पिछड़े गए ऐसे सामाजिक समूह जिन्हें जनजाति कहा जाता है, तो ऐसे लोगों को वनवासी और आदिवासी के नाम से भी जाना जाता है और साथ ही इन्हें भारत का मूल निवासी भी माना जाता है, क्योंकि यह जंगलों में ज्यादा निवास करते थे। देखिए, इनकी जो स्थिति थी पूरे भारत इतिहास में वो कुछ इस प्रकार थी। तो यहाँ पर मैंने जनजातीय समुदायों की स्थिति को 3 प्रकार से डिवाइडेड किया है, ताकि आप एक पीरियड के अकॉर्डिंग इनका जो इतिहास रहा है वो अच्छे तरीके से समझ सकें। आइए फिर समझते हैं सबसे पहले औपनिवेशिक काल में जनजातीय समुदायों की स्थिति के बारे में। देखिए, जिन इलाकों में जनजातीय लोगों की आबादी घनी थी, वहां आमतौर पर आर्थिक और सामाजिक हालात गैर जनजातीय लोगों की अपेक्षा में और ज्यादा बदतर थे। गरीबी और शोषण की जिन परिस्थितियों में आदिवासी अपना गुजर बसर करने के लिए मजबूर थे, तो उनका जो ऐतिहासिक कारण यही था कि औपनिवेशिक ब्रिटिश सरकार ने तेजी से जंगलों के संसाधनों को निकालना शुरू कर दिया और यह सिलसिला आगे भी स्वतंत्र भारत में जारी रहा। 19वीं सदी के दशकों से आगे तक औपनिवेशिक सरकार ने अधिकांश वन प्रदेश अपने उपयोग के लिए आरक्षित कर लिए, यानी कि अडॉप्ट कर लिए, और आदिवासियों को वहां की उपज इकट्ठा करने और झूम खेती के लिए उनका उपयोग करने के अधिकारों से दूर रख दिया, या यूं कहा जाए वंचित रख दिया। तो आप समझ सकते हैं जो आदिवासियों का जो स्थान था औपनिवेशिक काल के अंदर, उसमें क्या था कि जो ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने उनके सारे जंगलों का अपने कारखानों में, अपने बागानों में, अपने नए नए प्रकार के औद्योगिकरण में इस्तेमाल करने के लिए उनकी सारी भूमि को हड़प लिया, जिस कारण वह बेघर हो गए और उन्हें जबरदस्ती अपनी जगह को छोड़कर जाना पड़ा। तो आप समझ सकते हैं कि पहला जो इनका जो रीजन था वो था औपनिवेशिक काल के अंदर जो इनकी स्थिति थी वो कुछ इस प्रकार देखने को मिली। दूसरा हम पढ़ते हैं स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जनजातीय समुदायों की स्थिति। तो देखिए, 1947 में भारत के स्वतंत्र हो जाने के बाद आदिवासियों की जिंदगी आसान हो जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इसका कारण यही था कि वनों पर सरकार का एकाधिकार यानी मोनोपोली जारी रही और यहाँ तक कि वनों को दोहन यानी कि उनकी कटाई में और ज्यादा वृद्धि की गई। दूसरे, भारत सरकार द्वारा अपनाई गई पूंजी प्रदान की औद्योगिकरण की नीति जो कि कार्य में लाई गई, इसके अंदर क्या था कि खनिज संसाधनों और विद्युत उत्पादन की क्षमताओं की आवश्यकताओं को और ज्यादा तेजी से बढ़ाया गया और ये क्षमताएं और संसाधन मुख्य रूप से आदिवासी क्षेत्रों में ही स्थित हुआ करते रहे। इसलिए नई खनन और बांध परियोजनाओं के लिए जल्दी से आदिवासियों की भूमि को ग्रहण कर लिया गया सरकार के द्वारा और इस प्रक्रिया में लाखों आदिवासियों को उनका पुनर्वास यानी कि उनका माइग्रेट कर दिया गया और राष्ट्रीय विकास और आर्थिक समृद्धि के नाम पर इस कार्य को क्या था, एक जस्टिफाई ठहराया गया यानी कि न्योचित ठहराया गया। तो इस प्रकार इन नीतियों का जो पालन था वो एक्चुअल में एक तरीके से आंतरिक उपनिवेशवाद ही का था। जिस प्रकार उपनिवेशवाद के अंदर ब्रिटिश ने आदिवासियों की जो जमीनों को अधिकृत कर लिया था, तो उसी प्रकार 1947 के बाद भी भारत सरकार द्वारा यही योजना को लागू किया गया। तो आप समझ सकते हैं कि दोनों ही सिचुएशन में, फिर चाहे आपका औपनिवेशिक काल हो या फिर आपका स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का काल हो, तो दोनों ही सिचुएशन में जो आदिवासियों की स्थिति थी वह सुधर नहीं सकी। अब हम तीसरा देखते हैं 1990 के दशक के बाद जो जनजातीय समुदायों की स्थिति में परिवर्तन है। आइए उसके बारे में भी हम एक बार बात कर लेते हैं। देखिए, 1990 के दशक के बाद ये जो स्थिति थी यानी भूमि को अधिकृत करने की, ये और ज्यादा तेज होगी क्योंकि 1990 के बाद भारत जो था वो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण जैसी प्रक्रिया को अपना चुका था, जिस कारण जो था प्राइवेट सेक्टर जो था काफी तेजी से बढ़ रहा था और उद्योगों को स्थापित करने के लिए भूमियों की ज्यादा जरूरत होती थी। तो उन्होंने भी आदिवासियों के बड़े बड़े इलाकों पर अपना हक जमा लिया और यह प्रक्रिया को भी एक न्याय संगत यानी जस्टिफाई करा दे दिया गया। तो यानी तीनों ही स्थिति के अंदर जो आदिवासी थी उनका जो जीवन था वो बहुत ही ज्यादा खराब होता चला गया। तो आप समझ सकते हैं कि औपनिवेशिक काल और स्वतंत्रता के बाद और 1990 की वैश्वीकरण नीति के अंदर भारत का आ जाने से भी जो आदिवासी समुदाय की स्थिति थी वह बिल्कुल भी ठीक नहीं हो सकी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर क्वालिटी कंटेंट वो भी सिंपल इजी टू ग्रैस्प लैंग्वेज में रेगुलरली हम पोस्ट करते रहते हैं। सो अगर आप भी अपनी स्टडी को लेकर सीरियस है और प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो जल्दी से, ताकि फ्यूचर में कोई आप वीडियो मिस ना कर सके। नेक्स्ट जो हम टॉपिक देखते हैं उसका नाम है स्त्रियों के अधिकार और उनकी स्थिति के लिए चलाए गए सामाजिक सुधार आंदोलन। आइए सबसे पहले हम जानते हैं स्त्रियों के अधिकारों के बारे में। देखिए, स्त्री पुरुष में असमानता सामाजिक है, ना कि प्राकृतिक।
कहने का मतलब यही है कि जो स्त्री और पुरुष में भेदभाव देखने को मिलता है वह सामाजिकता की ही देन है, यह नेचुरल नहीं है, यानी प्राकृतिक नहीं है। अगर स्त्री पुरुष प्राकृतिक आधार पर असमान है तो क्यों कुछ महिलाएं समाज में टॉप स्थान पर पहुंच जाती है। दुनिया या देश में ऐसे भी समाज है जहां परिवारों में महिलाओं की सत्ता चलती है। उदाहरण की बात की जाए तो केरल के नायर परिवारों में और मेघालय के खासी जनजाति में महिलाओं की सत्ता चलती है। यदि महिला जैविक या शारीरिक आधार पर अयोग्य समझी जाती है तो वह कैसे एक सफलतापूर्वक कृषि और व्यापार चला पाती। तो संक्षेप में कहना यही जस्टिफाई होगा कि स्त्री पुरुष के बीच समानता के निर्धारण में जैविक, प्राकृतिक या फिर शारीरिक तत्व की भूमिका नहीं है। आगे हम बात करते हैं कि स्त्रियों की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए जो हमारे भारत के इतिहास में सामाजिक सुधार आंदोलन चलाए गए थे वह कौन कौन से थे। तो देखिए, पहला था राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा तथा बाल विवाह। सती प्रथा वो होता है जिसके अंदर महिला का जब पति मर जाता है तो उस महिला को सती कर दिया जाता है, यानी कि आग की भेंट में जला दिया जाता है। तो ये कितनी बड़ी क्रूरता थी। और उसी तरह बाल विवाह, यानी कि कम उम्र में लड़कियों का विवाह करना, तो इसका राजा राम मोहन राय ने विरोध किया और साथ ही विधवा विवाह का भी समर्थन किया। ज्योतिबा फुले ने जातीय व लैंगिक अत्याचारों के विरोध में आंदोलन किया। सर सैयद अहमद खान इस्लाम में सामाजिक सुधारों के लिए लड़कियों के स्कूल तथा कॉलेज खोलने की उन्होंने बात करी। उसी तरह दयानंद सरस्वती ने नारियों की शिक्षा में भी योगदान दिया। रनाडे ने विधवा पुनर्विवाह पर जोर दिया। ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना लिखी जिसमें गलत तरीके से पुरुषों को ऊंचा दर्जा देने की बात की गई। बेगम रुकैया हुसैन ने सुल्तान ड्रीम नामक किताब लिखी जिसमें हर लिंग को बराबर अधिकार देने पर चर्चा की गई। और उसी तरह 1931 में कराची में भारत कांग्रेस द्वारा एक आदेश जारी करके स्त्रियों को बराबर का हक देने पर बल दिया गया, जैसे सार्वजनिक रोजगार, शक्ति या फिर सम्मान के संबंध में। और उसी तरह 1970 में काफ़ी जोर दिया गया जिसमें बलात्कार, दहेज और हत्या आदि यह सभी चीज़ें महिला आंदोलन से जुड़ी हुई थी। तो आप समझ सकते हैं कि भारत के इतिहास की जब हम बात करते हैं तो स्त्री की जो स्थिति है उसे सुधारने में कितना बड़ा योगदान महान विद्वानों का रहा है। ये जो हम टॉपिक पढ़ते हैं वो इस लेसन का लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है विकलांगता यानी अक्षमता, जिसे हम डिसेबिलिटी भी कहते हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में। देखिए, शारीरिक मानसिक रूप से बाधित व्यक्ति इसलिए अक्षम कहलाते हैं क्योंकि वे समाज की रीतियों व सोच के अनुसार जरूरतों को पूरा नहीं कर पाते। इसके कुछ रीजन है जो कि समाज में उत्पन्न किए गए हैं, जैसे कि निर्योग्यता या फिर अक्षमता को एक जैविक कमजोरी माना जाता है। जब किसी अक्षम व्यक्ति के समक्ष कई समस्याएं खड़ी होती है तो हम यह मान लेते हैं कि यह समस्या उसकी बाधा या फिर कमजोरी के कारण ही उत्पन्न हुई है। निर्योग्यता तथा गरीबी के बीच काफी क्लोज रिलेशन देखने को मिलता है क्योंकि गरीबी के कारण ही माताएं कुपोषण का शिकार होती है और दुर्बल बच्चों को जन्म देती है, जो कि बड़े होकर विकलांग लोगों की संख्या को बढ़ाते हैं। लेकिन सरकार विकलांग लोगों के लिए विभिन्न कार्यक्रम प्रदान करती है जो कि शिक्षा, रोजगार और व्यवसाय से जुड़े होते हैं। अगर हम आज के समय की बात की जाए तो विकलांगता का नाम चेंज करके अब दिव्यांग कर दिया गया है। जैसा कि हाल ही में इनके लिए राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट जो कि 2016 में इम्प्लीमेंट किया गया था वो लाया गया है। तो इसी टॉपिक के साथ हमारा चैप्टर नंबर 5 अब पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही कमेंट करके आप अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा ताकि हम उसके ऊपर काम कर सके। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा जल्दी एक नई वीडियो के साथ।